करौली सरकार उर्फ संतोष सिंह भदौरिया कभी एक साधारण सा इंसान जिसका नाम गांव की गलियों में एक ठग के तौर पर गूंजता था, आज एक अवैध आलीशान आश्रम का बाबा कम तानाशाह बन चुका है। लेकिन इस बाबा की कहानी महज शोहरत और चमक धमक की नहीं है, बल्कि धोखे, ठगी और हिंसा के उस जाल की है जिसने लाखों लोगों की आस्था को लगातार निशाना बनाने का काम किया है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंक वाजपेयी। आज के विश्लेषण में हम एक बार फिर कानपुर के करौली सरकार उर्फ संतोष सिंह भदौरिया के तमाम वो नए काले कारनामे उजागर करेंगे जिनको जानकर आप ये समझ पाएंगे कि कैसे आस्था के नाम पर ये बाबा पाखंड का अवैध साम्राज्य चला रहा है। करौली सरकार आज के समय में वो नाम बन चुका है जिसके साथ जुड़े हैं चमत्कारों के फर्जी दावे, लेकिन पीछे छिपा है फर्जी वाड़े का घोर अंधेरा। हमारी आपसे गुजारिश यही रहेगी कि इस पूरी पेशकश में आप अंत तक बने रहें, अपने विवेक से काम लें। हमारा मकसद आपकी आस्था को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बस ऐसे पाखंडियों के पाखंड का पर्दाफाश करना है। हमने पहले भी इस सीरीज में करौली सरकार के कई पाखंडों का सबसे पहले खुलासा करके दिखाया। एफएम न्यूज की टीम ने लगातार इस बाबा से संपर्क की कोशिश भी की, लेकिन ये बाबा एफएम न्यूज के सवालों से लगातार मुंह छिपा रहा है और उस पर गंभीर आरोप एक के बाद एक लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज आपको बताएंगे कि करौली सरकार के ऊपर ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं जो उसके ढोंग को पूरी तरह से उजागर करके रख देंगे। सबसे पहले चलिए उन्नाव के उस छोटे से गांव पवई में, जहां 1970 के दशक में संतोष सिंह भदौरिया का जन्म हुआ था। एक किसान का बेटा जिसके सपने बड़े थे, लेकिन रास्ते वो शुरू से ही कांटों भरे थे। 1992 का वो साल जब संतोष पहली बार सुर्खियों में आया, लेकिन किसी अच्छे काम के लिए नहीं। फजलगंज थाने में एक उसके नाम एफआईआर दर्ज हुई। मामला था अयोध्या प्रसाद नाम के शख्स की हत्या का। संतोष का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आया। गोली चली, खून बिखरा और संतोष की जिंदगी में अपराध का पहला अध्याय लिख दिया गया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। आप सोच रहे होंगे एक हत्या का आरोपी जेल गया होगा, सजा काटी होगी उसने, लेकिन जवाब इसका है बिल्कुल भी नहीं। संतोष ने जेल की हवा तो खाई, पर बाहर आते ही अपराध का उसका स्कूल और भी ज्यादा बड़ा होता चला गया। लूट, हत्या की कोशिश, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, ऐसे दर्जनों मुकदमे उसके नाम एक के बाद एक दर्ज होते चले गए। कानपुर और उन्नाव के थानों में उसके मुकदमों की फाइलें लगातार मोटी होती चली गईं। एक बार तो ऐसा हुआ कि संतोष ने बैंक फ्रॉड का ऐसा खेल खेल दिया जिसको सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। फर्जी दस्तावेज उसने बनाए, विवादित जमीनों पर कब्जा किया और बैंकों का लाखों रुपए का लोन उड़ा लिया। एक बीजेपी नेता है रवि सतीजा, उन्होंने खुलकर आरोप लगाया है, मेरे फ्लैट पर जबरन कब्जा, फर्जी रजिस्ट्री बनाकर लोन ले लिया। शिकायत हुई, एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन संतोष सिंह भदौरिया का रसूख इतना ज्यादा था कि वो हर बार की तरह इस बार भी बच निकला। सोचिए, आपका घर, आपकी मेहनत, और कोई उसे कागजों की बाजीगरी से छीन कर ले जाए तो आपको कैसा लगेगा। ये था संतोष सिंह भदौरिया उर्फ करौली सरकार का पहला आपराधिक चेहरा। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब संतोष ने अपराध की दुनिया से आध्यात्मिक दुनिया में छलांग लगा दी। 2020 का वो दौर जब संतोष ने भारतीय किसान यूनियन के दिग्गज महेंद्र सिंह टिकैत का आशीर्वाद लिया
और कानपुर के सरसोल क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाई। लेकिन असली जादू तो तब हुआ जब उसने बिधूनी के करौली गांव में 14 एकड़ का विशाल लवकुश आश्रम खड़ा करके दिखा दिया। राधा रमण मिश्र और कामाख्या माता का मंदिर, चारों तरफ हरियाली और बीच में संतोष, जो कि अब करौली सरकार के नाम से खुद को मशहूर कर चुका था। यह आश्रम कोई साधारण जगह नहीं थी। रोजाना 3 से 5 हजार लोग, अमावस्या पर 20,000 भक्त, हवन की लपटें, मंत्रों की गूंज और दान की नदियां। सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे कोई स्वर्ग उतर आया हो, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? वो आश्रम की जो मौजूदा सच्चाई है वो बिल्कुल जुदा है। आश्रम में 50 कर्मचारी सिर्फ नोट गिनने के लिए रखे गए हैं। 50 ऐसे कर्मचारी हैं जो वहां पर जो अवैध पैसा आता है, जो चढ़ावा चढ़ता है, उसको वो गिनते रहते हैं पूरे दिन। उनको उसके लिए बाकायदा सैलरी भी दी जाती है। इतना पैसा कि मशीन थक जाए और एम्बुलेंस में भरकर वहां पर नोट पहुंचाए जाते हैं, ऐसी भी खबरें लगातार सामने आती रही हैं। लेकिन ये दान स्वेच्छा से बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि चमत्कारों के लालच में आता है। अब मध्य प्रदेश के रिटायर्ड दारोगा प्रकाश नारायण भट्ट की बहुत दर्दनाक कहानी आपको सुनाते हैं। वो अपने बीमार बेटे को लेकर आश्रम पहुंचे थे। करौली सरकार ने कहा कि 20 लाख का विशेष हवन कराओ, बेटा ठीक हो जाएगा। परिवार ने गहने बेच दिए, अपनी जमीन गिरवी रख दी। हवन हुआ, लेकिन बेटा, उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। जब भट्ट ने सवाल खड़े किए बाबा के खिलाफ, तो आश्रम के बाउंसर्स ने उन्हें धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल दिया। अब आप ये तय करिए कि यह चमत्कार था या फिर ठगी का धंधा। अब आते हैं उन किस्सों पर जो करौली सरकार की असलियत को उजागर करते हैं। आश्रम में दावे किए जाते थे कैंसर ठीक होगा, बांझपन दूर हो जाएगा, दुश्मनों का नाश होगा। लेकिन सच क्या था वो आपको जरूर जानना चाहिए। अजय राठौर नाम के शख्स की दर्दनाक कहानी आपको बताते हैं। उनकी मां को कैंसर था। आश्रम ने कहा 2 लाख का 11 दिन का अनुष्ठान करना होगा, मां ठीक हो जाएगी। परिवार ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। अनुष्ठान हुआ, पैसे भी चले गए भारी भरकम। लेकिन मां का क्या हुआ? मां की सांसें 1 से 2 दिन में ही थम गई। आश्रम ने जवाब दिया आपकी आस्था कम थी। पैसे लेने के बाद वो कहते हैं कि आपकी आस्था कम रह गई थी। अब सवाल यह है कि आस्था कम थी या आश्रम का धंधा ज्यादा था? और हिंसा भी हुई। वो तो करौली सरकार का पुराना साथी है, जैसा पहले हमने आपको बताया। अब नोएडा के डॉक्टर हैं सिद्धार्थ चौधरी, उसकी कहानी भी आपको बताते हैं। वो चमत्कार देखने गए, लेकिन मंत्र का असर ना होने पर सवाल खड़े कर दिए उन्होंने। जवाब उनको क्या मिला? बाउंसर्स ने उनकी मौके पर ही नाक तोड़ दी, सिर फोड़ दिया। एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन बाबा ने पलटवार किया कि भक्तों से फर्जी तहरीरें लिखवाकर डॉक्टर को बदनाम किया गया है। ऐसा मतलब वहां पे उसके बाद इस तरह के वाकये सामने आने लगे। जब एफआईआर दर्ज हुई तो वहां के जितनी भक्त मंडली थी वो इकट्ठा होकर डॉक्टर को ही बदनाम करने में लग गई। एक और चर्चित वाकया है, झारखंड का एक युवक है, अपने लापता पिता को ढूंढने आश्रम पहुंचा था। नतीजा क्या हुआ? आज तक उसका भी कोई नामो निशान नहीं मिल पाया है। वो खुद गायब हो गया है। वो उसके पिता जो थे वो आश्रम में ही काम करते थे। उसके बाद वो अपने लापता पिता को ढूंढने गया था, लेकिन वो खुद गायब हो गया। इसलिए उन पर सवाल उठ रहे हैं। आज पूरा परिवार पिता पुत्र को ढूंढ रहा है। कानपुर के नरेंद्र सिंह का केस तो और ज्यादा हैरान करने वाला है। वो अपने गेस्ट हाउस की जमीन बचाने की कोशिश कर रहे थे। करौली सरकार ने क्या किया? एक लड़की को थाने भेजकर नरेंद्र पर बलात्कार का फर्जी केस दर्ज करवा दिया। ये था बाबा का आध्यात्मिक जवाब। और हाल ही में दिसंबर 2023 में गूगल गोल्डन बाबा उर्फ मनोज सिंह ने करौली सरकार पर लड्डू गोपाल के नाम पर अमर्यादित भाषा का आरोप भी लगाया है। मामला इतना ज्यादा बिगड़ गया कि योगी सरकार के बुलडोजर की मांग तक उठने लगी है। अब सवाल यह है कि इतना
सारा पैसा करौली सरकार पर संतोष सिंह भदौरिया के पास कहां से आया? स्कूटर पर घूमने वाला वो शख्स जिसके पास कभी 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल थी, वो आज 12 लग्जरी कारों का मालिक कैसे बन गया? रेंज रोवर, मर्सिडीज, BMW ये सब गाड़ियां दान से नहीं बल्कि भक्तों की जेब से निकली हैं। आश्रम का कारोबार सिर्फ हवन तक सीमित नहीं है। फर्जी दस्तावेजों से जमीनों का कब्जा, बैंकों से लोन और भक्तों से लाखों की उगाही। एक अनुमान ये दावा करता है कि आश्रम में हर महीने करोड़ों का दान चढ़ता है, लेकिन ये पैसा पूरा जाता कहां है, इसका कोई भी हिसाब किताब किसी के पास नहीं है और ना ही किसी की जरूरत है कि कोई आवाज उठा सके। लेकिन FM न्यूज लगातार उठा रहा है। एक भक्त ने बताया कि आश्रम में एक खास VIP हवन का भी ऑफर था। इसकी कीमत आप जानेंगे तो होश उड़ जाएंगे। 10 लाख रुपए कीमत है। सिर्फ हवन होता है खास तरह का, ऐसा दावा किया जाता है। और ये दावा ये भी है कि ये हवन सीधे आपको स्वर्ग से आशीर्वाद दिलवा देगा। लेकिन तब भक्त ने, जब वहां पर मौजूद एक भक्त ने इसकी रसीद मांगी तो जवाब मिला कि बाबा की कृपा का हिसाब नहीं होता, यानी कि आपको पैसा देना होगा लेकिन सवाल पूछने की इजाजत नहीं है। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल यह है कि ये करौली सरकार आखिर है कौन? एक संत जो चमत्कार करता है या एक शातिर ठग जो आस्था का बाजार चलाता है? 3 साल में स्कूटर से रेंज रोवर तक का सफर, सादगी से आलीशान आश्रम तक का रास्ता, ये चमत्कारों से नहीं बल्कि लोगों की मजबूरी को हथियार बनाकर तय हुआ है। भक्तों का दर्द, उनकी आस्था और उनकी जेब, सब कुछ इस साम्राज्य की नींव बने हैं। लेकिन अब धीरे धीरे पर्दा उठता जा रहा है। पुलिस की जांच तेज हो रही है, कोर्ट में केस चल रहे हैं। भक्तों की आवाजें जो कभी मंत्रों से दब गई थी, FM न्यूज की लगातार कवरेज के बाद अब सड़कों पर वो आवाजें गूंजने लगी हैं। संत समाज भड़का हुआ है। मथुरा वृंदावन से आपको लगातार तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं जो हम लगातार दिखा रहे हैं और ये विरोध लगातार बढ़ता जाएगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हर जगह से शिकायतें सामने आ रही हैं। लोग पूछ रहे हैं अगर चमत्कार सच थे तो फिर इतने सारे केस क्यों हुए? जब अपने ऊपर वो केस ही ना बचा पाए, होती हुई FIR ना बचा पाए, तो दूसरों का कल्याण क्या करेंगे? अगर आस्था की बात थी तो फिर हिंसा क्यों हुई? और अगर दान ही था तो ये बाबा हिसाब क्यों नहीं देता? हिसाब क्यों छिपाने में लगा है? ये एक बड़ा सवाल है जो हम लगातार निडर होकर उठा रहे हैं। एक महिला ने बताया कि वो अपनी पति की बीमारी के लिए आश्रम गई हुई थी। बाबा ने कहा कि 1 लाख का तंत्र मंत्र कराओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पैसे दिए, मंत्र हुए, लेकिन पति की हालत दिन ब दिन लगातार बिगड़ती चली गई। जब महिला ने वापस सवाल किया तो जवाब मिला, तुमने तंत्र का समय ही गलत चुन लिया। यानी जो भी गलती हो वो वक्त की होगी और जो भी फायदा होगा वो तो बाबा आपसे उठा ही लेगा। दोस्तों, करौली सरकार की कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं है बल्कि उस पूरे सिस्टम की है जो आस्था के नाम पर अंधविश्वास को हवा देता है। ये कहानी हजारों लोगों की है जो चमत्कार की उम्मीद में अपनी जिंदगी की कमाई लुटा बैठे। ये कहानी उन सवालों की है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम इतने भोले हैं कि हर चमक को चमत्कार समझ लें? क्या हमारी आस्था इतनी सस्ती है कि कोई उसे बाजार में बेच दे? करौली सरकार का आश्रम आज भी जस का तस खड़ा हुआ है, आलीशान होता जा रहा है, लेकिन अब FM न्यूज की इस बेबाक कवरेज और निडर कवरेज के बाद उस आश्रम की नींव हिलने लगी है। सच्चाई का हवन जल रहा है और इस बार धुआं नहीं, रोशनी निकल रही है। पुलिस, कोर्ट और समाज सब जाग रहे हैं अब, लेकिन असली जागृति अब आपके ऊपर है, आप में है। अगली बार जब कोई चमत्कार का दावा करे तो
तो ठहरिए, सोचिए और सवाल उठाइए, क्योंकि सच्चाई का रास्ता जो है वो सवालों से ही होकर गुजरता है। और दोस्तों, ये थी करौली सरकार उर्फ संतोष सिंह भदौरिया के जरायम की कहानी, एक कहानी जो चमत्कारों की चादर में लिपटी थी, लेकिन अब धोखे की परतें लगातार खुल रही हैं। क्या यह आश्रम ढहेगा या कोई नया चमत्कार इसे बचा लेगा? जवाब समय देगा, लेकिन सवाल आपका है। अपनी आस्था को आप आंखें दीजिए, कभी रोशनी नहीं देता। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। जल्द फिर मिलता हूं आपके साथ। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं। शुक्रिया, नमस्कार।